हेलो स्टूडेंट, मैं निशा शर्मा आई स्टडी ऑनलाइन में मैं आपका वेलकम करती हूँ। देखो बच्चों, जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक जो चलेगा, अब जो टॉपिक अपना होगा वो टॉपिक होगा कि बक्कल कैविटी के अंदर जो डाइजेशन हो रहा है। ठीक है, अपना जो टॉपिक है वो क्या है? डाइजेशन इन बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? टॉपिक का नाम है डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। कि बक्कल कैविटी में जो डाइजेशन होता है उसमें जो मेन रोल प्ले करता है वो करता है कौन कौन? एक तो टंग, एक टीथ और एक इसमें पाई जाती है सिलाइवरी ग्लैंड्स। क्या पाई जाती है बच्चों? सिलाइवरी ग्लैंड्स। हिंदी में इनको बोला जाता है बच्चों लार ग्रंथियां। ठीक है, हिंदी में इनको अपन क्या बोलेंगे बच्चों? लार ग्रंथियां। ठीक है, बक्कल कैविटी के अंदर अगर अपन डाइजेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, डाइजेशन की किसमें बात कर रहे हैं? बक्कल कैविटी के अंदर अगर डाइजेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें मैंने आपको टीथ के बारे में बताया, टीथ के बाद में टंग के बारे में बताया। ठीक है, उनके फंक्शन बताया। अब अपना मेजर जो आता है वो सिलाइवरी ग्लैंड, और ये जो सिलाइवरी ग्लैंड है वो सारी की सारी किसका सिक्रेशन करती है? सिलाइवा का। सिलाइवा का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पे लार है। सलाइवा बोलते हैं ना, सलाइवा एक ही बात है। तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड है वो किसका सिक्रेशन करती है? सलाइवा का सिक्रेशन करती है, यानी जो लार का सिक्रेशन करती है। अगर मैं बोलूं कि जो सिलाइवरी ग्लैंड होती है ये कितने टाइप की पाई जाती है, ठीक है, तो अपन बात करते हैं कि ये जो सिलाइवरी ग्लैंड होती है वो मेजर 4 टाइप की पाई जाती है। फिर अपन देखेंगे कि जो सिलाइवा है उसका कंपोजिशन जो होगा वो किस टाइप का पाया जाएगा। तो पहले अपन बात करते हैं ये सिलाइवरी ग्लैंड के 4 टाइप्स की। ठीक है, जो 4 प्रकार होंगे वो कौन कौन से होंगे? ठीक है, सिलाइवरी ग्लैंड के जो 4 टाइप्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? तो देखो, अपन बात करते हैं 4 टाइप्स ऑफ सिलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, सिलाइवरी ग्लैंड के 4 टाइप्स की। जो लार ग्रंथियां हैं वो मेनली कितने पेयर में? 4 पेयर में प्रेजेंट होती है। उन 4 पेयर की बात करें, सिलाइवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथियां, और ये 4 टाइप की होती है। ठीक है, फर्स्ट नंबर जो होती है वो होती है इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड। क्या बोला जाता है बच्चों इनको? इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड। ठीक है, फर्स्ट नंबर जो होती है वो होती है बच्चों इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड। सेकंड होती है पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड। सेकंड नंबर जो ग्लैंड आती है वो कौन सी आती है? पैरोटिड ग्लैंड आती है। थर्ड नंबर की अगर बात करूं तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। और फोर्थ नंबर अगर मैं बात करूं तो सब लिंगुअल ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड। कितने टाइप की हो गई बच्चों? 4 टाइप की ग्लैंड हो गई। कौन कौन सी हो गई? 4 पेयर में पाई जाती है। सिलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। सबसे पहली आती है इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड, फिर आती है पैरोटिड ग्लैंड, फिर आती है सब मैंडिबुलर, और फिर होती है सब लिंगुअल ग्लैंड। अब एक एक पेयर में होती है सारी की सारी। फर्स्ट नंबर की अगर बात करूं, ठीक है, कहां प्रेजेंट होती है? तो ये ग्लैंड जो है वो कहां पाई जाती है? आई ऑर्बिटल जो होते हैं, ठीक है, आई ऑर्बिटल की लोअर पोजीशन पर प्रेजेंट होती है। जो अपने आई ऑर्बिटल होते हैं ना उनकी लोअर पोजीशन जो होती है, बक्कल कैविटी के अंदर जो आई ऑर्बिटल है वैसे अगर देखा जाए तो ऊपर की साइड में, और जो आई ऑर्बिटल जो होते हैं उनकी लोअर पोजीशन में। तो कहां पाई जाती है? अगर मैं बोलूं सिचुएटेड behind the lower position of I orbital। जो आई ऑर्बिटल जो है उस आई ऑर्बिटल की लोअर पोजीशन पर ये प्रेजेंट होती है। पैरोटिड ग्लैंड की बात करूं तो डाउन पोजीशन ऑफ एक्सटर्नल ईयर कहां पाई जाती है? डाउन पोजीशन
पोजीशन ऑफ एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर की डाउन पोजीशन में पाई जाती है। मैंडिब्यूलर है तो जबड़ों से रिलेटेड होगी ना, तो ये कहाँ पाई जाती है? लोअर जो के अंदर पाई जाती है। नीचे वाले जो होते हैं, लोअर जो होते हैं, नीचे वाले जो जबड़े होते हैं उनमें पाई जाती है। लिंगुअल ग्लैंड की बात करूं तो डाउन पोजीशन ऑफ द टंग, ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है? डाउन पोजीशन ऑफ द टंग, ठीक है, डाउन पोजीशन ऑफ द टंग। अगर हिंदी में बोलूं तो ये कहां पाई जाती है? आई ऑर्बिटल के लोअर साइड में प्रेजेंट, साइड में उपस्थित। इसकी बात की जाए तो ये कहां पाई जाती है? बाह्य कर्ण के पीछे की ओर, और ये कहां पाई जाती है? निचले जबड़े में। और ये कहां पाई जाती है? जीभ के नीचे, जो जीभ की नीचे वाली पोजीशन होती है उस पे पाई जाती है। तो कितने टाइप की? 4 पेयर ऑफ सिलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। सारी जो ग्लैंड होती है वो मिलकर किसका सिक्रेशन करती है? सिलाइवा का सिक्रेशन करती है। जो टोटल ग्लैंड होती है, जो जितनी भी चारों की चारों ग्लैंड होती है, वो किसका सिक्रेशन करेगी बच्चों? सिलाइवा का सिक्रेशन करेगी। तो अब अपन देखेंगे कि जो सिलाइवा है, जो लार होता है, उसका कंपोजिशन कैसे पाया जाता है। ठीक है, किसकी बात करेंगे? ये जो सिलाइवा है या फिर जो लार की बात करें तो इसका जो कंपोजिशन होगा वो कैसे होगा। लार के कंपोजिशन की बात करें तो इसका कंपोजिशन जो होगा वो किस टाइप का प्रेजेंट होगा। तो नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों? नेक्स्ट जो अपनी हेडिंग आएगी वो आ जाएगी बच्चों कंपोजिशन ऑफ सिलाइवा। किसकी बात करेंगे अपन? कंपोजिशन ऑफ सिलाइवा की बात करेंगे कि जो लार का संगठन होता है, हिंदी में क्या बोला जाता है? लार का संगठन, कि इसका जो कंपोजिशन होगा वो किस टाइप का प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर बात की जाए तो क्या होगा? कंपोजिशन ऑफ सिलाइवा। लार का संगठन, कंपोजिशन ऑफ सिलाइवा। ठीक है, किसकी बात करें? कंपोजिशन ऑफ सिलाइवा। सिलाइवा का कंपोजिशन यानी लार का संगठन, यानी संगठन कि लार में क्या क्या पाए जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो टोटल अमाउंट होती है 24 घंटे के अंदर कितनी लार का सिक्रेशन होता है, तो अगर टोटल अमाउंट की बात करूं, टोटल अमाउंट, ठीक है, टोटल अमाउंट की बात की जाए तो 1 से 1.5 लीटर कितनी होती है बच्चों? 1 से 1.5 लीटर पर 24 आवर, कि 24 घंटे के अंदर 1 से 1.5 लीटर सिलाइवा का सिक्रेशन होता है इन जो सिलाइवरी ग्लैंड होती है या लार ग्रंथियां होती है उनके द्वारा। ठीक है, फिर अगर नेक्स्ट में बात करूं कि पीएच कितनी होती है, तो पीएच होती है इसमें बच्चों 6.3 से लेके 6.8 तक। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसमें वाटर होता है 95.5%, सॉरी 99.5%। अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करूं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड तो वो होते हैं बच्चों 0.2%। ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात की जाए, ऑर्गेनिक कंपाउंड तो वो होते हैं 0.3%। ये होता है इसका केमिकल कंपोजिशन यानी संगठन, कि टोटल अमाउंट जो होती है वो 1 से 1.5 लीटर होती है, यानी 1 से 1.5 लीटर पर 24 आवर। कितना हो गया? 1 से 1.5 लीटर 24 आवर में, 24 घंटे में इतना सिक्रेशन होता है। सेकेंड नंबर
पीएच की बात करें तो 0.3 से लेके 0.8 जो होती है वो इसकी क्या पाई जाती है बच्चों, पीएच होती है। 0.3 से लेके कितनी होती है बच्चों, 0.8 तक इसकी पीएच होती है। नेक्स्ट वाटर की बात करें तो 99.5%, पानी कितना होता है इसमें, 99.5% इसमें पानी होता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो 0.2% होता है, और ऑर्गेनिक की बात करें तो 0.3%। इनऑर्गेनिक में NaCl, KCl, NaCl होता है और KCl होता है, Na2HPO4। ये जो है ऑर्गेनिक। और एंजाइम जो होता है इसमें, ऑर्गेनिक की बात करूं तो इसमें होता है म्यूकस, टाइलिन एंजाइम, सिलाइवरी, माल्टेज। इसमें क्या क्या होता है, म्यूकस हो गया, टाइलिन लीन एंजाइम, सिलाइवरी, माल्टेज एंजाइम। ठीक है, कौन सा एंजाइम हो गया बच्चों, सिलाइवरी माल्टेज एंजाइम। और क्या हो गया, लाइसोजाइम, सिलाइवरी एमाइलेज। बच्चों अगर बात की जाए कौन सा हो गया बच्चों इसमें, सिलाइवरी एमाइलेज, माल्टेज और लाइसोजाइम। सिलाइवरी एमाइलेज, माल्टेज एंड लाइसोजाइम। ये क्या होते हैं, इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इन एंजाइम्स के बारे में देख लिया अपन ने। ठीक है, अगर बात की जाए लार के संगठन की, अपन ने बात की है, कंपोजिशन की बात की है बच्चों। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, लार के संगठन या कंपोजिशन की बात करें तो ये इसका कंपोजिशन होता है। ये इसका क्या होता है बच्चों, संगठन होता है। लार का क्या होता है, ये कंपोजिशन। तो सबसे पहले क्या आएगा, टोटल अमाउंट की बात की जाए तो 1 से 1.5 लीटर पर 24 आवर, कि 24 घंटे में 1 से 1.5 लीटर जो सिलाइवा है उसका सिक्रेशन होता है। फिर पीएच कितनी होती है इसकी, 6.3 से लेके 6.8 जो होती है वो इसकी पीएच होती है। वाटर की बात करें तो 99.5% इसमें पानी होता है। 0.2 इनऑर्गेनिक कंपाउंड और 0.3 ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, NaCl हो गया, KCl हो गया, Na2HPO4 हो गया। और ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात की जाए तो एंजाइम्स होंगे ना, म्यूकस यानी श्लेष्मा होगी, टाइलिन एंजाइम होगा, सिलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होगा, माल्टेज एंजाइम होगा और लाइसोजाइम होगा। अब अपन बात करते हैं फंक्शन की। ठीक है, किसकी बात करें, सिलाइवा के फंक्शन की, कि इनका फंक्शन क्या होता है। किसकी बात करेंगे बच्चों, सिलाइवा का जो फंक्शन होता है ये क्या होता है। तो हेडिंग क्या आ जाएगी बच्चों अपने पास, फंक्शन ऑफ सिलाइवा, है ना। किसकी बात करें, फंक्शन ऑफ सिलाइवा। सबसे पहले कि लार जो होती है, म्यूकस का सिक्रेशन होता है, आपको पता है। सबसे पहले इसमें म्यूकस भी होती है ना, श्लेष्मा होती है। तो श्लेष्मा क्या होती है, भोजन को क्या बनाती है, नम व लसलसा। ठीक है, मोइस्ट और ल्यूब्रिकेंट बनाती है। ठीक है, किसकी बात करूं, भोजन को मोइस्ट और ल्यूब्रिकेंट बनाती है, नम व लसलसा बनाती है। तो फंक्शन ऑफ सिलाइवा, हेडिंग क्या आ जाएगी अपने पास, फंक्शन ऑफ सिलाइवा। सिलाइवा के फंक्शन क्या क्या होते हैं। सबसे पहले कि ये किसमें हेल्प करती है, थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है। जो सिलाइवा होती है वो थर्मो रेगुलेशन, ताप नियमन में हेल्प करती है। हेल्प इन थर्मो रेगुलेशन इन सम एनिमल्स। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो डॉग में आपको पता है थर्मो रेगुलेशन का मतलब होता है ताप नियमन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, ताप नियमन। किसकी बात करूं, हिंदी में क्या बोला जाता है, ताप नियमन। थर्मो रेगुलेशन की बात कर रहे हैं अपन। तो जो सिलाइवा होती है, जो लार होती है, वो किस में हेल्प करती है, अगर बात की जाए थर्मो रेगुलेशन। जैसे डॉग होता है वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट रखने के लिए अपनी जीभ को बाहर निकालता रहता है और सिलाइवा सिक्रेशन करता रहता है। ठीक है,
टेम्परेचर में मेंटेन करने के लिए करता है ना, लार का सिक्रेशन लगातार करता रहता है, जिससे इसका बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है अंदर का, वो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेंटेन रह सके, इसलिए थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है। दूसरा कि सिलाइवा में कुछ अमाउंट में म्यूकस यानी श्लेष्मा भी होती है। म्यूकस का फंक्शन आपको पता है कि फूड को मॉइस्ट और ल्यूब्रिकेंट बनाता है, यानी नम व लसलसा बनाता है। तो सेकंड क्या आ जाएगा कि ये फूड को कैसा बनाता है बच्चों, मॉइस्ट बनाता है। अगर बात की जाए, इट मेक मॉइस्ट ऑफ बक्कल कैविटी, मॉइस्ट, इट मेक मॉइस्ट ऑफ बक्कल कैविटी क्या बनाता है बच्चों, नम बनाए रखता है, मुख गुहा को नम बनाए रखता है। ठीक है, ये क्या करता है, जो मुख गुहा होती है, जो बक्कल कैविटी होती है, उसको क्या बनाए रखता है बच्चों, नम बनाए रखता है। लाइसोजाइम जो होता है वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का वर्क करता है। इसमें ये किसका फंक्शन हो गया, म्यूकस का हो गया ना, किसका फंक्शन हो गया, म्यूकस का। अब इसमें म्यूकस में लाइसोजाइम भी तो होता है, लाइसोजाइम एंजाइम भी होता है। तो ये लाइसोजाइम क्या करता है, डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को ये डिस्ट्रॉय करता है, बैक्टीरिया को नष्ट करता है। कौन से बैक्टीरिया को नष्ट करेगा, कोई अपन भोजन ग्रहण कर रहे हैं मान लो, और उस भोजन में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो ये जो लाइसोजाइम जो है वो उन बैक्टीरिया को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। समझ में आ रहा है कि कोई अपन भोजन ग्रहण करते हैं, अगर उस भोजन के अंदर, क्या बात की कि कोई अपन भोजन ग्रहण करते हैं, अगर उस भोजन में कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो उन बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का जो वर्क है, या उनको अगर मैं बोलूं कि उनको नष्ट करने का जो कार्य किया जाता है, वो कौन करता है, वो लाइसोजाइम एंजाइम करता है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है ना, और ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। तो क्या लिखेंगे, इट मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। ये जो सिलाइवा होती है, ये क्या करती है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन, ताप नियमन जो होता है ना, जैसे ऊपर बढ़ा थर्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर मेंटेन करने की प्रोसेस होती है। इधर भी अपन क्या लिख दें, थर्मो रेगुलेशन या टेम्परेचर मेंटेन करने की प्रोसेस की ही बात कर ले। किसकी बात कर ले बच्चों, अपन थर्मो रेगुलेशन की बात कर ले या टेम्परेचर मेंटेन करने की प्रोसेस की ही बात कर ले, एक ही बात है ना, दोनों अपने पास प्रोसेस। समझ में आया। तो ये मैंने क्या लिखा कि ये किस में हेल्प करती है, सिलाइवा की बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है। फिर देखो टाइलिन एंजाइम जो है वो क्या करता है, माल्टेज जो है वो क्या करता है, दो एंजाइम्स भी तो होते हैं। अगर बात की जाए टाइलिन या सिलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं जिसको, और दूसरा जो होता है वो माल्टेज जो होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में होते हैं। तो इनके फंक्शन भी देखेंगे कि टाइलिन एंजाइम क्या करता है और माल्टेज जो एंजाइम है वो क्या करता है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे अपन, टाइलिन और माल्टेज की बात करें, है ना। कि इनके फंक्शन क्या है टाइलिन के और माल्टेज के। तो देखो टाइलिन और माल्टेज की अगर मैं बात करूं बच्चों यहाँ पे कि इनके फंक्शन के, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ टाइलिन एंजाइम कि स्टार्च का पाचन करता है। जो स्टार्च है ना, स्टार्च क्या होती है बच्चों, कार्बो पॉलीसेकेराइड होती है। ये पॉलीसेकेराइड, स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड होती है। इसको किसमें चेंज करती है, माल्टोज में, माल्टोज। और माल्टोज क्या है, एक डाइसेकेराइड है। ठीक है, ये जो है स्टार्च पॉलीसेकेराइड है, एंजाइम क्या है, टाइलिन, या फिर मैं क्या बोल दूं, सिलाइवरी एमाइलेज। ये जो एंजाइम होता है ये स्टार्च को किस में चेंज करता है, माल्टोज में। और किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है, सिलाइवा में प्रेजेंट होता है ये एंजाइम। ठीक है, अब इस माल्टेज का जो, माल्टोज का पाचन कौन करेगा, माल्टेज। तो ये माल्टोज जो है उसको कौन चेंज करता है, माल्टोज को माल्टेज एंजाइम। और किस में चेंज करता है, ग्लूकोज में।
और एंजाइम कौन सा आता है, जो दूसरा एंजाइम था ना, माल्टेज एंजाइम। ठीक है, और ये क्या है यहाँ पे, डाइसेकेराइड, और ये क्या है, मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड। ठीक है, ये वाला कौन सा हो गया यहाँ पे, माल्टोज डाइसेकेराइड हो गया। और ग्लूकोज कैसा हो गया अपने पास, तो ग्लूकोज के बारे में अपन ने पढ़ा, तो ग्लूकोज क्या है अपने पास, मोनोसेकेराइड है। तो अगर बेसिक आप इस चीज से आप एक बात समझो तो ये होगा कि बक्कल कैविटी में केवल कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किया जाता है, क्योंकि पॉलीसेकेराइड स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। तो क्या आएगा कि बक्कल कैविटी जो है, मुख गुहा जो होती है, उसमें किसका डाइजेशन किया जाता है, केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किया जाता है। समझ में आया कि जो बक्कल कैविटी होती है, मुख गुहा जो होती है, उसमें किसका डाइजेशन किया जाता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किया जाता है। बात समझ में आ गई। तो ये अपन ने फंक्शन ऑफ सिलाइवा के बारे में पढ़ लिया, अपन ने म्यूकस के बारे में पढ़ लिया, जो नम व लसलसा बनाती है। सिलाइवा जो होती है वो थर्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करती है, मॉइस्ट बनाए रखती है बक्कल कैविटी को। इसके अलावा टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करती है। एक ही बात है, लाइसोजाइम जो है वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का भी वर्क करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो 3 एंजाइम होंगे, तो टाइलिन हो गया, सिलाइवरी एमाइलेज, दोनों को एक बोल दो, और ये माल्टेज को बोल दो, तो ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं। तो बक्कल कैविटी में सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट होता है, और किसका डाइजेशन होता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कि जो कंट्रोल कैसे किया जाता है सिलाइवरी सिक्रेशन का, ठीक है, किसकी बात करूं, कंट्रोल कौन करेगा, तो सिलाइवरी सिक्रेशन का जो कंट्रोल किया जाता है वो किसके द्वारा, नर्वस सिस्टम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे कि जो सिलाइवा का सिक्रेशन है इसका कंट्रोल नर्वस सिस्टम के द्वारा किया जाता है। जैसे कि जब अपन को भूख ज्यादा लगती है, भोजन के बारे में अपन ज्यादा सोचते हैं ना, तो अपने जो रिफ्लेक्स होते हैं, कंडीशनिंग रिफ्लेक्स होते हैं, वो उत्पन्न होता है और सिलाइवा का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम क्या हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है। समझ में आया, जो नर्वस सिस्टम होता है वो क्या हो जाता है, स्टिमुलेट। तो आपकी इतना ज्यादा डिटेल नहीं आएगा। अगर आपको पूछा जाए किसके बारे में, सिलाइवा सिक्रेशन का जो कंट्रोल किया जाता है वो नर्वस सिस्टम के द्वारा किया जाता है, क्या लिखोगे आप, नर्वस सिस्टम के द्वारा। इसके बाद में फर्स्ट जो है अपन ने किसकी बात कर ली, बक्कल कैविटी में माउथ में डाइजेशन, माउथ में होता नहीं है, बक्कल कैविटी में होता है, फेरिंग्स में होता नहीं है। फिर फेरिंग्स के बाद में क्या आता है, ईसोफेगस, फेरिंग्स में डाइजेशन नहीं होता है। फेरिंग्स के बाद में क्या आता है, ईसोफेगस यानी ग्रास नाल। तो अपन हेडिंग लगाएंगे डाइजेशन इन ईसोफेगस, यानी ग्रास नाल जो होती है उसमें पाचन की क्रिया। ये अपना बक्कल कैविटी कंप्लीट हो गया है, डाइजेशन की क्रिया। बी नंबर जो आता है वो आता है डाइजेशन इन ईसोफेगस। इसमें ईसोफेगस में डाइजेशन की अगर बात की जाए तो कैसा होगा देखते हैं अपन, है ना। तो हेडिंग कौन सी आएगी बच्चों अपने पास, डाइजेशन इन ईसोफेगस। डाइजेशन इन ईसोफेगस, ग्रास नाल में पाचन। ठीक है, किसकी बात करूं, डाइजेशन इन ईसोफेगस, यानी जो ग्रास नाल होता है उसके अंदर जो पाचन होगा, जो डाइजेशन होगा वो कैसा होगा। ठीक है, बक्कल कैविटी के बाद में फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स में डाइजेशन होता नहीं है, जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड होता है। फेरिंग्स के बाद में अगर मैं बात करूं तो क्या आता है, ईसोफेगस आती है, यानी ग्रास नाल। तो ग्रास नाल में अगर डाइजेशन की बात की जाए तो जो ग्रास नाल है उसके अंदर डाइजेशन की बात की जाए तो इसको क्या बोला जाता है, फूड पाइप बोला जाता है। इसको ईसोफेगस को अपन क्या बोलते हैं, भोजन की पाइप, क्या बोलेंगे इसको, फूड पाइप। जो इस ग्रास नाल होता है उसको क्या बोला जाता है बच्चों, फूड पाइप बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, फूड पाइप बोला जाता है। इसके बाद में अगर नेक्स्ट में बात करूं कि ये लॉन्ग होती है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, कैसी होती है ये, लॉन्ग ट्यूब लाइक
स्ट्रक्चर, लंबी नलिकाकार संरचना। कैसी होती है? लंबी नलिकाकार संरचना होती है। ठीक है, किसकी बात कर ली? ये जो है वो लॉन्ग और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। जैसे अगर मैं बात करूं माउथ के बाद में ये बक्कल कैविटी, जैसे यहाँ पे माउथ, बक्कल कैविटी, स्लिट लाइक स्ट्रक्चर, माउथ, फिर बक्कल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर ये ईसोफेगस। ईसोफेगस जो है वो ईसोफेगस के बाद में क्या होता है? स्टमक प्रेजेंट होता है ना। ईसोफेगस के बाद में अगर मैं बात करूं तो देखो ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसको अपन क्या बोलते हैं? स्टमक बोलते हैं ना। क्या बोला जाता है? स्टमक। और ये क्या है अपने पास? ईसोफेगस। ईसोफेगस से ऊपर क्या प्रेजेंट है बच्चों? फेरिंग्स। ठीक है, ग्रसिका, ग्रासनाल और आमाशय। तो ये ईसोफेगस किसको किसको जोड़ता है बच्चों? ये फेरिंग्स जो है और स्टमक जो है, या मैं क्या बोल दूं, बक्कल कैविटी और स्टमक को क्या करता है? आपस में जोड़ने का वर्क करता है। ठीक है, जो बक्कल कैविटी से फूड होता है ना वो इस पाइप के द्वारा आता है। ठीक है, जो बक्कल कैविटी होता है उस बक्कल कैविटी जो से फूड जो होता है वो इस ईसोफेगस के द्वारा कहाँ आता है? स्टमक में आता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ईसोफेगस के अंदर किसी भी टाइप का डाइजेशन नहीं होता है। मैं क्या बोल दूं? नो डाइजेशन। ये डाइजेशन में हेल्प नहीं करती है। इसमें किसी भी पदार्थ का या फिर मटेरियल का, फूड मटेरियल का डाइजेशन नहीं किया जाता है। फूड स्टफ का डाइजेशन नहीं होता है, ये याद रखना। जो ईसोफेगस होती है उसमें जो फूड स्टफ होती है उसमें डाइजेशन नहीं पाया जाता है। समझ में आया? तो क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या पाई जाती है? एक मूवमेंट पाई जाती है जिसको पेरिस्टेलिस्टिक मूवमेंट, पेरिस्टेलिस्टिक मूवमेंट। इस मूवमेंट के कारण जो भोजन है वो क्या होता है? आगे की ओर बढ़ता है। फूड कहाँ बढ़ता है बच्चों? आगे की ओर। जो भोजन होता है वो कहाँ? आगे की ओर। कहाँ जाता है? स्टमक में पास होता है। ठीक है, जो भोजन होता है पास टू स्टमक। मैं क्या बोल दूं कि जो भोजन होता है इस मूवमेंट के कारण, इसमें क्या होता है? लगातार यहाँ पे क्रमांकुंचन गतियां पाई जाती है। पेरिस्टेलिस्टिक मूवमेंट को क्या बोल दूं मैं? क्रमांकुंचन टाइप की जो होती है ना, कॉन्ट्रैक्शन होना। ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है इसमें, जिससे कि ये जो भोजन है ना, ये जो फूड है वो नीचे की ओर कहाँ जाता है बच्चों? स्टमक के अंदर जाता है। क्योंकि ये जो ईसोफेगस होता है उसमें लगातार क्या होता है? ये मूवमेंट होती है जिसके कारण जो फूड होता है वो कहाँ आता है? इस स्टमक वाले पार्ट में आता है। तो दिस मूवमेंट कैन पास फूड ईसोफेगस टू स्टमक। क्या आ जाएगा? दिस मूवमेंट कैन पास टू फूड ईसोफेगस फ्रॉम स्टमक। ठीक है, किसकी बात कर लूं? पास फूड ईसोफेगस टू फ्रॉम स्टमक, कि इस मूवमेंट के कारण जो भोजन होता है वो कहां से कहां जाता है? ईसोफेगस से कहां जाता है? स्टमक तक जाता है। समझ में आया? तो ये बात समझ में आ गई। तो ये अपन ने बात कर ली ईसोफेगस की, कि ईसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता है, केवल क्या पाई जाती है? सेमी लिक्विड फ्लूइड टाइप सी होता है, बोलस बोलते हैं। ईसोफेगस के अंदर अगर मैं भोजन की बात करूं तो इसका क्या नाम है? जो फूड होता है ना ईसोफेगस में, उस फूड को बोला जाता है बोलस। क्या बोलेंगे? बोलस फूड कहा जाता है। सेमी लिक्विड फ्लूइड होता है ये बच्चों, सेमी लिक्विड, यानी आधा लिक्विड और आधा सॉलिड, अर्ध तरल बोलते हैं ना हिंदी में। सेमी लिक्विड को क्या बोलेंगे? अर्ध तरल टाइप का जो है ये फ्लूइड पाया जाता है। अर्ध तरल सेमी लिक्विड फूड बोला जाता है, इसको बोलस बोलते हैं। इसका ईसोफेगस में जो फूड होता है उसको क्या बोला जाता है? बोलस। बक्कल कैविटी के बाद में क्या आया बच्चों? ईसोफेगस। अब मेन अगर डाइजेशन की बात करें तो वो डाइजेशन कहाँ आता है बच्चों? स्टमक में आता है। तो नेक्स्ट जो हेडिंग आती है बच्चों वो कौन सी आ जाएगी? डाइजेशन इन स्टमक। मेन डाइजेशन की बात की जाए तो मेन डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है?
स्टमक के अंदर स्टार्ट होता है, तो अपनी जो हेडिंग आएगी वो क्या आ जाएगी, डाइजेशन इन स्टमक, है ना। अगर मैं बात करूँ डाइजेशन की, तो मेन जो हेडिंग स्टार्ट होगी वो क्या आ जाएगा अपने पास, डाइजेशन इन स्टमक, स्टमक के अंदर डाइजेशन। देखो मैं बेसिक बता देती हूँ स्टमक में डाइजेशन, आगे अपन जो है आज थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्टमक में डाइजेशन की बात। अगर स्टमक में डाइजेशन की बात करूँ तो नेक्स्ट देखो क्या आएगा, डाइजेशन, डाइजेशन इन स्टमक। स्टमक में अगर डाइजेशन की बात करूं, ठीक है, तो देखो स्टमक जो होता है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 3 पार्ट में। जैसे अगर ये ईसोफेगस है, फिर यहां से अगर स्टमक बनता है, ठीक है, इस टाइप से बनाऊं तो ये तो ईसोफेगस हो गई, ये इंटेस्टाइन हो गई, और ये वाला जो होता है ये क्या होता है, स्टमक। इस स्टमक को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 3 पार्ट में। जो स्टमक होता है उसको कितने पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला जो ऊपर वाला ये वाला पार्ट होता है इसको कार्डिक पार्ट, इस बीच वाले पार्ट को फंडिक पार्ट, और इस वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, पाइलोरिक पार्ट। तो जो स्टमक होता है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है बच्चों, 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहली अगर मैं बात करूं तो कार्डियक पार्ट, दूसरा होता है फंडिक पार्ट, और थर्ड नंबर जो होता है उसे अपन क्या बोलेंगे, पाइलोरिक पार्ट बोलेंगे, ठीक है। तो देखो ये वाला जो पार्ट होता है इसको कार्डियक, ठीक है, क्या बोलेंगे बच्चों, इसको कार्डियक पार्ट। दूसरा जो होता है ये वाला जो फूला हुआ पार्ट होता है इसको अपन बोल देंगे फंडिक। इसको मैं यहां से मिटा देती हूँ एक बार, देखो 3 पार्ट होते हैं ना, कार्डिक, फंडिक, और थर्ड नंबर वाला जो पार्ट होता है उसका क्या नाम होता है बच्चों, उसको अपन बोलते हैं पाइलोरिक पार्ट। ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, पाइलोरिक पार्ट। थर्ड नंबर जो पार्ट होता है उसको क्या बोलेंगे बच्चों, पाइलोरिक पार्ट। समझ में आया। तो एक जो स्टमक होता है वो क्या होता है, फूड स्टोरेज पार्ट। स्टमक को अपन क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री कैनाल का फूड स्टोरेज पार्ट होता है, भोजन का संग्रह करने वाला पार्ट, ठीक है। क्या बोल दूं, एलिमेंट्री कैनाल का फूड स्टोरेज पार्ट होता है, या मैं क्या बोल दूं, भोजन संग्रह करने वाला पार्ट। तो क्या होता है, इस ये तीनों पार्ट मिलकर क्या बनाते हैं, स्टमक बनाते हैं बच्चों, ठीक है। किसकी बात करूं, कार्डिक पार्ट, फंडिक पार्ट और पाइलोरिक पार्ट, ये तीनों पार्ट मिलकर क्या बनाते हैं, स्टमक बनाते हैं। अब अगर स्टमक की बात करूं तो स्टमक क्या है, एक बैग लाइक या सेक लाइक यानी थैलेनुमा संरचना होती है, थैलेनुमा संरचना, ठीक है। सबसे पहली बात की जाए कि जो स्टमक होता है वो कैसा होता है, एक बैग लाइक या एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक थैलेनुमा संरचना होती है, बैग लाइक या सैक लाइक स्ट्रक्चर होगी। सेकेंड नंबर अगर इसकी मैं बात करूं, दूसरे पार्ट की बात की जाए तो देखो बैग लाइक या सैक लाइक स्ट्रक्चर होगी। इसके अलावा ये फूड स्टोरेज पार्ट होता है, फूड स्टोरेज पार्ट, ठीक है। फूड स्टोरेज पार्ट, भोजन का संग्रह करने वाला, भोजन का संचय करने वाला भाग क्या होता है, ये भोजन का संचय करने वाला भाग होता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, फूड स्टोरेज पार्ट। सबसे ज्यादा जो भोजन का संचय होता है बच्चों, वो याद रखना इस फंडिक पार्ट में किया जाता है। स्टमक जो होता है उस स्टमक में भोजन का सबसे ज्यादा संचय, वापस बोल रही हूं बच्चों, क्या हो गया कि जो स्टमक होता है उस
स्टमक के अंदर भोजन का जो सबसे ज्यादा संचय होता है वो कहाँ किया जाता है? फंडिक पार्ट में किया जाता है। इस बात को आप याद रखना। इसके बाद में अपन अलग अलग बात करेंगे कि कार्डिक पार्ट में क्या आता है, फंडिक पार्ट में क्या आता है, पाइलोरिक पार्ट में आता है। और इसमें जो अगर बात की जाए ग्लैंड्स होती है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, ठीक है, कि ये जो स्टमक होता है इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है, जठर ग्रंथियां, जो कि जठर रस या गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करती है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है जो किसका सिक्रेशन करेगी बच्चों? गैस्ट्रिक जूस का। और ये जो गैस्ट्रिक जूस है वो किस में हेल्प करेगा? ये गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो डाइजेशन में हेल्प करता है। बात समझ में आई? तो इन जठर ग्रंथियों के बारे में, और ये कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक पार्ट है, क्योंकि कार्डिक पार्ट है वो देखेंगे कि कौन से एंजाइम का सिक्रेशन करता है, फंडिक पार्ट जो होता है वो कौन से एंजाइम का सिक्रेशन करता है, और जो पाइलोरिक पार्ट होता है वो कौन से एंजाइम का सिक्रेशन करता है। इसके बारे में भी अपन देखेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये अपना डाइजेशन मैकेनिज्म चल रही है और अभी से ही इम्पोर्टेंट है। जो स्टमक में डाइजेशन होता है वहाँ से जो टॉपिक होता है वो इम्पोर्टेंट स्टार्ट हो जाता है। मैं क्या बोल रही हूँ, समझ में आया? तो ये जो डाइजेशन मैकेनिज्म है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब बच्चों थोड़ी सी अपन नॉर्मल बात कर लेते हैं कि ये जो अपना चैनल है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, और जो भी आपके पास वीडियो आ रहे हैं उनको आप लाइक करो बच्चों, ठीक है। अगर किसी भी वीडियो में आपको प्रॉब्लम लगती है या आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हो जो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो भी नेगेटिव होगा उसको हम पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है। और आप ये जो आपके पास जितने भी वीडियो आ रहे हैं इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए बच्चों, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इनको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे उतना ज़्यादा उनको भी प्रॉफिट मिल पाएगा बच्चों। और अपना एक चैनल भी है, ठीक है। इसके अलावा ऐप है एक, और जिसको आई स्टडी ऑनलाइन ऐप है, और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है इस ऐप का, वहाँ जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से आप पीसीएम के और सीबीजेड के टोटल यूनिवर्सिटी वाइज जो सिलेबस है वो आप देख सकते हो, और आपका जो कोर्स है वो आप ले सकते हो। पर्टिकुलर अलग अलग यूनिवर्सिटी का सबका अलग अलग कोर्स दिया हुआ है, तो उसको आप परचेज कर सकते हो वहाँ पे एकदम, अगर बात की जाए मिनिमम फीस पे आपको आपका कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। और जो YouTube पे आपको वीडियोस मिल रहे हैं उनको आप लाइक भी कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे बच्चों, अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।